नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए क्लास में और बढ़िया तरीके से जो है इस क्लास को आप लोग देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्लास के अंदर प्रोनाउन की 2 क्लासेस करा चुका हूं और बढ़िया तरीके से मैंने उसमें आपको क्वेश्चंस कराए हैं। आज हम लोग प्रोनाउन की क्लास नंबर 3 करेंगे और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को और भी देखेंगे। ठीक है भाई। तो 20-20 क्वेश्चन मैं आपको पिछली 2 क्लासेस में करा चुका हूँ, यानी टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रोनाउन चैप्टर पे बेस्ड। अब हम लोग मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 41 से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जरा आंसर कीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथी एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहली चीज, आप जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको ना बहुत अच्छे से पता होता है कि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं मोस्ट ऑफ केस में एरर तो उसमें होगा ही होगा, अगर एरर वाला क्वेश्चन है तो, और अगर नहीं होगा तो नो एरर होगा। बच्चा ये एज्यूम करके चलता है। लेकिन जब आपके सामने मिक्स प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी जब हम आप लोगों को मॉक टेस्ट कराते हैं या प्रैक्टिस सेट कराते हैं, तो उस टाइम पे बच्चा इन चीज़ों में फंसने के लिए मतलब मजबूर हो जाता है, फंसता ही फंसता है। क्या फंसता है देखो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, ध्यान से आप नोटिस करो। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कह रहा है बी ऑर्डर्ड, तो बी आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए ऑर्डर्ड वर्ब दे रखी है। यहाँ पे फिर ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, क्या ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर किया। अब यहाँ पे विच जो दे रखा है ये क्या है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड है। और मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो 2 तरीके के प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, एक तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एक रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे भैया जी अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता तो हमारी स्टेटमेंट कैसी होती, इंट्रोगेटिव होती। बट ये तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट ही नहीं है, इसका मतलब हमारा ये प्रोनाउन कैसा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, अब रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। क्या बताया था कि भाई जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है जब आप उसको यूज करोगे तो वो अपने पास वाले, अपने पहले, ठीक पहले वाले जो एंटीसीडेंट होता है, जो वर्ड होता है, उसको आगे वाली क्लाउज में क्या करता है, रिलेट कराता है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में या एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में। अब यहां पे आप मुझे बताओ यहां पे किस रूप में रिलेट करा रहा है, तो आप तुरंत देखोगे कि भैया जी ये वर्ब मौजूद है और ये इधर वाला जो एरिया है वो ऑब्जेक्ट के रूप में मौजूद है। कमी किस चीज की है, तो आप कहेंगे भैया जी इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट की कमी है। यानी ये जो ए पिज्जा दे रखा है ना, ये यहां पे इस वाली क्लाउज के साथ सब्जेक्ट के रूप में रिलेट करेगा। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में रिलेट करेगा तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वर्ब हमारी आती है ये रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्लाउज के अंदर, वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। अब एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, एंटीसीडेंट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो मेरे प्यारे साथी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यहां ए आर्टिकल के साथ पिज्जा लिखा हुआ है, यानी क्या ये आपका एक सिंगुलर एंटीसीडेंट है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यानी गलती हो गई मेरे प्यारे साथी, यहां आर लगा रखा है, इज आएगा, क्योंकि एंटीसीडेंट आपका कैसा है, सिंगुलर। तो पिज्जा के अकॉर्डिंग आप यहां आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे। तो यहां आर नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन था। अब इसमें एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी। ठीक है, एक बात और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, मैं कह रहा था कि इसमें एक चीज और जानने लायक है। क्वेश्चन का आंसर तो हमने निकाल दिया कि भैया जी यहाँ पे इज आएगा, आपका आर नहीं आएगा, क्योंकि एंटीसीडेंट आपका कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। लेकिन क्या आपको ये जो फूड्स दे रखा है इसके बारे में कुछ जानकारी है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो फूड है
ये आपका दोनों तरीके से काम कर लेता है, काउंटेबल के रूप में भी और अनकाउंटेबल के रूप में भी। अब जनरली आप इसको देखोगे कि ये अनकाउंटेबल के रूप में ही यूज़ होता है। बट आप याद रखना, जब आप लोगों के सामने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड की बात की जा रही हो, यानी तरह तरह के प्रकार के अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है, तरह तरह का खाना रखा हुआ है, और उसमें से आपको कोई एक खाना चूज करने की बात कही जा रही है, तो उस केस में आप जो है फूड को काउंटेबल सेंस में यूज करेंगे। तो आप देखो ना कि मेरे फेवरेट फूड्स में से, यानी जो मैं चीजें खाता हूं, जो मैं खाना खाता हूं, उनमें से मेरा फेवरेट है, वन ऑफ फेवरेट फूड कौन? पिज्जा। तो यहां पर बहुत सारे फूड्स में से चुने जाने की बात हो रही है, खाने की चीज की, पिज्जा की। तो इसी वजह से फूड्स यहां पे वेरियस सेंस में यूज किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में यूज किया गया है। इसी वजह से हमने इसको काउंटेबल सेंस में यहां यूज किया है, ना कि अनकाउंटेबल सेंस में। तो आपको यह बात याद रखनी है कि अगर आप इसको फूड को अनकाउंटेबल सेंस में तभी मान के चलेंगे जब ये जनरल सेंस में यूज हो। जनरल सेंस का मतलब होता है, लाइक सामान्यतः हम बोले आई ईट अ लॉट ऑफ फूड, फूड्स नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको जनरल सेंस में यूज किया। समझ में आ गई बात? लेकिन जब हम कहें कि भाई हमने बहुत तरीके के मतलब खाना खाए, तो फिर वो वेरियस फूड्स हो जाएगा, तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के खाने आ जाएंगे, विभिन्न प्रकार की खाने वाली चीजें आ जाएंगी। तो याद रखना, जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड की बात करते हो, तो उस केस में ये काउंटेबल सेंस में आता है, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और जब ये जनरली आप इसको यूज करोगे खाना के सेंस में, तब ये अनकाउंटेबल नेचर का होगा। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। कई बच्चे बेचारे फंस गए होंगे, उन्हें लगा होगा कि यहाँ पे ये फूड्स दे रखा है, तो अगर ये क्वेश्चन ना, जैसे अगर मैं ये नॉर्मली आपके सामने लेके आता, तो बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे गलती पकड़ लेते ये वाली, लेकिन कई सारे बच्चे यहां पर भी फंस जाते। तो इसीलिए मैंने इसको बताया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, करिए जरा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा टूगेदर। क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो कि सिमेट्री फॉलो करता है, यानी अपने आसपास सेम सेम चीजें लेगा। तो मेरे प्यारे साथी, आप अपने देख के बताओ, ये ऑफन आपकी एडवर्ब है, और ये गो आपकी क्या है मेरे प्यारे साथी? वर्ब दे रखी है। उसके बाद टू प्रेपो है, प्रेपो के बाद द सिनेमा उसका ऑब्जेक्ट है। टुगेदर बता रहा है कि भाई साथ में जाने की बात हो रही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो आपके पास ये जो वर्ब दे रखी है, आप जानते हैं किसी भी स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ब को और सब्जेक्ट को रखना ही होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो सब्जेक्ट और वर्ब होगी ही होगी, तभी आपकी स्टेटमेंट मानी जाएगी। हाँ, सब्जेक्ट हिडन हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, ये बात तय है। तो मेरे प्यारे साथी, आपने देखा यहां माई फ्रेंड्स दे रखा है, तो माई फ्रेंड्स इस गो वर्ब के लिए, ध्यान से मेरी बात समझना, ये जो माई फ्रेंड है वो इस गो वर्ब के लिए किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और आपने कहा कि एंड भाई साहब सिमेट्री लेता है, तो जब इस तरफ एंड के इस तरफ आपका सब्जेक्ट दे रखा है, तो मेरे प्यारे साथी एंड के इस तरफ भी सब्जेक्ट होगा। तो आपने तो मी लगा रखा है, तो यही गलती हो गई, यहां मी नहीं आएगा, आई आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे साथी? आई आएगा, यानी डी पार्ट में गड़बड़ है, डी पार्ट में गड़बड़ है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, आराम से बस आपको ये देखना था कि भाई सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमें यहाँ पे पूरे में किस चीज की जरूरत थी? सब्जेक्ट की। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है इस वर्ब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले में सब्जेक्ट ही नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है व्हेन सनातन asked Mr. Jignesh for a fresh evaluation of his performance in the last financial year, little did him know that the result will come out worse than expected. बताइए इस क्वेश्चन में आपको कहां पर गलती नजर आ रही है? बताइए जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बड़ा कर दिया है बस क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन को सिर्फ जबरदस्ती की लेंथ की गई है ताकि आप देख के डर जाएं। बट क्वेश्चन पता है किस चीज पे बेस्ड है? वही लगाना सब्जेक्ट है, लेकिन लगा के क्या दे दिया है? ऑब्जेक्ट। बस यही गलती है और कुछ नहीं। कैसे पता करते हैं? आ जाओ, एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करते हैं इसके अंदर।
देखो व्हेन आपका कंजंक्शन है जो कि क्लाउज को एक प्रकार से दूसरी वाली क्लाउज के साथ क्या कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट आपकी कैसी है, असर्टिव वाली है, तो भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखो, कह रहा है व्हेन सनातन आस्क मिस्टर जिग्नेश, जब सनातन ने पूछा किससे, मिस्टर जिग्नेश से, फॉर अ फ्रेश इवेल्युएशन। इवेल्युएशन करने का मतलब होता है जब हम किसी चीज का मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस का अच्छे से दोबारा से एक फ्रेश मूल्यांकन करना, यानी जब अब नए तरीके से उसका मूल्यांकन करना इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। फिर कह रहा है लिटिल डिड हिम नो। अब आप मुझे बताइए, यहां पे लिटिल आपका एडजेक्टिव है, डिड आपकी मेरे प्यारे साथी वर्ब है, और यहां पे हिम आपका ऑब्जेक्ट है, यहां नो आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट। आप मुझे बताइए, यहां से दैट के साथ तो एक नई क्लाउज शुरू हो रही है, लेकिन इससे पहले वाली जो ये क्लाउज दे रखी है, इतनी इतनी जो ये क्लाउज दे रखी है, क्या ये अपने आप में ठीक दे रखी है आपको? आप मुझे देखकर बताइए, क्या ये अपने आप में ठीक दे रखी है? तो आप कहेंगे भैया जी लिटिल अपने आप में एडजेक्टिव दे रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डिड आपकी क्या दे रखी है, ये आपकी अपने आप में मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ये हिम अपने आप में ऑब्जेक्ट दे रखा है, और नो आपकी दे रखी है मेन वर्ब। लेकिन मैंने अभी पीछे बताया था, कोई भी क्लाउज जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होना जरूरी होती हैं, वो होती हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्जेक्ट भले ही ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है एक क्लाउज के अंदर। तो एक क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूरी होंगे, तभी मिलके उनसे क्या बनेगी, क्लाउज बनेगी मेरे प्यारे साथी। लेकिन यहां पर आपको सब्जेक्ट दिया ही नहीं, सब्जेक्ट लगाने की बजाय उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां डिड और यहां मेन वर्ब। तो डिड और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आता है भाई, यहां पे आपने हिम लिख रखा है, यही गलत है, हिम नहीं आएगा, ही आएगा। ठीक है, लिटिल डिड ही नो बोलेंगे। ठीक है, वह थोड़ा कम जानता था, लिटिल डिड ही नो, ना कि हिम, गलत हो जाएगा भाई। अब देखो, केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ बड़ी कर रखी थी बस। तो आपको इसमें केवल क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना था कि भाई एक क्लाउज जो होती है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का होता है। ये दोनों हैं तभी क्लाउज बनेगी, अदरवाइज क्लाउज बनेगी ही नहीं आपकी। ठीक है, सेंटेंस भी इन्हीं दोनों पे बेस्ड होता है पूरी तरीके से। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई वर्ब अगर जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तभी तो लगाओगे, वरना ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब आप डीप इंग्लिश पढ़ते हो तब आपको ये सारी चीजें अच्छे से और क्लियर होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, करिए आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, कल आपको मैंने एक बात बताई थी कि मेरे प्यारे साथी दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है पजेसिव प्रोनाउन और एक आपका होता है पजेसिव डेटर्मिनर बोल लो या एडजेक्टिव बोल लो, ये आपका मन है। ठीक है भाई, अब मेरी बात समझना, मैंने आपको कहा था दो चीजें होती हैं, एक पजेसिव प्रोनाउन और एक पजेसिव डेटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव, लेकिन दोनों का अपना अलग अंदाज होता है, दोनों के अपने यूज अलग होते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी आप डेटर्मिनर, पजेसिव डेटर्मिनर या एडजेक्टिव यूज करेंगे, क्या बताया था, जब भी आप पजेसिव एडजेक्टिव या डेटर्मिनर यूज करेंगे तो इसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन का आना जरूरी है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। अदरवाइज आप मुझे बताओ, अगर आप पजेसिव डेटर्मिनर या एडजेक्टिव लगा रहे हो तो भाई एडजेक्टिव लगा रहे हो तो किसी ना किसी की विशेषता तो बताएगा ना, तो नाउन की तो विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव। ऐसे ही अगर मान लो आप इसको एडजेक्टिव नहीं मान रहे, डेटर्मिनर मान रहे हो, तो आप जानते हो कि डेटर्मिनर किसी नाउन को डेटरमाइन करता है, तो आप जब इसको लगाओगे पजेसिव डेटर्मिनर को तो ये किसी ना किसी नाउन को तो डेटरमाइन करेगा। यानी ये बात तो तय हो गई कि पजेसिव एडजेक्टिव और डेटर्मिनर, इनमें से चाहे आप इसको कुछ भी मानो, लेकिन ये बात तय है कि इसके बाद 100% कोई ना कोई नाउन होना जरूरी है, आएगा ही आएगा। तो लेकिन यहां तो ऐसा नहीं कर रखा भाई, आप देखो ना यहां पे योर लगा रखा है, तो आप एक बात किसकी हो रही है, कार की। तो योर आप अगर लिखोगे तो आपको यहां पे कार वर्ड भी तो एंड ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा।
तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे ये जो योर है यही गलत है, क्योंकि अगर इसको यूज करोगे तो ये अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो इसके बाद नाउन नहीं दिया है, तो इसी वजह से क्या हो गई, बात गलत हो गई। तो किस पार्ट में गलती है भाई, ये रही गलती। अब बात करते हैं इसको ठीक कैसे करना है। देखो ठीक करने का ना अपना एक तरीका है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक मैंने लिखा आपके लिए ऑप्शन योर कार, एक मैंने आपको ये ऑप्शन दिया, ठीक है, और एक मैंने आपको ऑप्शन दिया ये। आप मुझे बताओ दोनों में से क्या लगाओगे, दोनों में से क्या चुनोगे, बताओ जल्दी से। तो आप मुझे तुरंत बताएंगे कि भैया जी देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर कार का जिक्र पहले सेंटेंस में हो चुका है, यानी हमारी क्लाउज के अंदर, जिस क्लाउज में हम दोबारा से कार वर्ड को यूज करने जा रहे हैं, उसके अंदर ऑलरेडी पहले से कार वर्ड मौजूद है। अब अगर मैंने यहां पे योर के साथ में कार वर्ड लगा के यूज किया, यानी पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज किया, तो यहां कार और कार वर्ड की क्या हो जाएगी, रिपीटेशन हो जाएगी। और रिपीटेशन को हम ग्रामर के अंदर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी इंग्लिश के अंदर कभी भी कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो एक सुपरफ्लुअस वाली बात हो जाती है। तो अगर मैं यहां पे कार को दोबारा से रख दूंगा तो मेरे प्यारे साथी ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी, रिडेंडेंट वाली हो जाएगी। तो इसी वजह से हम लोग पहले ऑप्शन को नहीं चुनेंगे, क्योंकि कार का रिपीटेशन हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या आप प्रोनाउन की डेफिनेशन जानते हो? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जानते हैं। उसमें बताया जाता है कि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अरे भाई वो डेफिनेशन याद है ना, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू क्या, एक तरीके से रिप्रेजेंट अ नाउन, यानी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथी मैं योर कार को योर कार ना लिख के क्या लिख दूंगा, योर्स लिख दूंगा, यानी पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह पे केवल पजेसिव प्रोनाउन लगा दूंगा और वो काम हो जाएगा। अब आपको पता है सेकंड वाला ऑप्शन राइट क्यों हुआ, क्योंकि ये सेकंड वाला योर्स बराबर है किसके, योर कार के, ये बराबर ही है बस, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये पूरी सेंस इंक्लूड हो गई, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो सेकंड वाले ऑप्शन को यहां पे राइट मानेंगे। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन इंप्रूवमेंट में बनाता तो कई सारे प्यारे बच्चे फंस जाते, लेकिन अब नहीं फंसोगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर कीजिए। कह रहे आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है, क्वेश्चन के अंदर वैसे अगर आप नॉर्मल चीजें चेक करने पे जाओगे आपको कोई गलती नजर नहीं आएगी, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो स्लीप वर्ड होती है, ये जो स्लीप वर्ब होती है आपकी, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है मेरे प्यारे साथी, इनट्रांजिटिव, ठीक है, इनट्रांजिटिव। तो ये स्लीप कैसी वर्ब होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब क्या आप नहीं जानते कि अगर कोई वर्ब इनट्रांजिटिव है इसका मतलब कि वो उसे उसके ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। भाई जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं ट्रांजिटिव है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती इनट्रांजिटिव है। तो ये स्लीप वर्ब जो होती है ना वो इनट्रांजिटिव होती है। आप कभी भी बोलो आई स्लीप, मैं सोता हूं, बात खत्म। आई स्लेप्ट, मैं सोया, बात खत्म, पूरा सेंटेंस है। आप ऐसा नहीं कहेंगे आई स्लीप माई सेल्फ, मैंने स्वयं को सुलाया, क्या मतलब है, इलॉजिकल है। तो मेरे प्यारे साथी यहां पे भी यही हरकत की गई है। स्लीप वर्ब जो होती है वो आपकी इंट्रांजिटिव होती है, उसको ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती, लेकिन एग्जामिनर ने यहां पे जबरदस्ती में देम सेल्फ लगा के दे दिया। अब ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि बच्चों ने अपने आप को शांति से सुला लिया। मीनिंग निकालोगे आपको समझ में भी सही आएगा, आप कहोगे अरे यार इसमें तो कोई गलती नहीं है, बट एग्जामिनर ने तो आपको नो एरर दिया ही नहीं। इसका मतलब गलती है, गलती बस ये है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रखा है ना, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपकी स्लीप वर्ड कैसी होती है, इंट्रांजिटिव, तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मली बोलो द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली, यानी कि वो शांति से सो रहे, बच्चे शांति से सो गए, इस प्रकार से।
तो यहाँ पे आंसर में कहाँ गलती है भाई, बी वाले पार्ट में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा नहीं, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कई बार हम उस जगह पे यूज करते हैं जहां हमारी वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव होती है, बट हमारे सेंटेंस में हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं होता। तो ऐसे केस में हम ना वहां पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं। अब बहुत सारी वर्ब होती हैं, जैसे आपकी अब्सेंट वर्ब हो गई, बहुत सारी वर्ब और भी होती है जहां पे हम लोग मेरे भाई उनके साथ जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने बना रखे हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ। चलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये क्वेश्चन जस्ट पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 44 किया था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पीछे पूरी जानकारी दे चुका हूं, इस क्वेश्चन को करके बताना। मैं बहुत आराम से बिना किसी जानकारी के इस क्वेश्चन को करूंगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है हर हैंडराइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर। फिर से वही बात मेरे प्यारे साथी, उसकी हैंडराइटिंग का कंपैरिजन उसकी हैंडराइटिंग से ही होगा, ये बात तो ठीक है। उसकी हैंडराइटिंग का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, तुम्हारी हैंडराइटिंग से। लेकिन फिर से मैं वही चीज देख रहा हूं यहां पे, आप देखो क्या लगा के दे रखा है लास्ट में, तो आप कहेंगे भैया जी योर। क्या आप इसको जानते हैं ये क्या है, तो आप कहेंगे बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एक पॉजिटिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक पॉजिटिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव है। पीछे अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर आप लगाओगे तो इसके तुरंत बाद भाई आपको क्या लगाना पड़ेगा, नाउन लगाना पड़ेगा, 100% लगाना पड़ेगा। लेकिन आप बताओ, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके सेंटेंस में हैंडराइटिंग का जिक्र एक बार हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा से इस योर के बाद यहां नाउन लगा दूंगा तो क्या मेरे भाई हैंडराइटिंग वर्ड की रिपीटेशन नहीं हो जाएगी। अब हैंडराइटिंग वर्ब की रिपीटेशन हो जाएगी, मतलब नाउन की रिपीटेशन हो जाएगी, और नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है, इस कॉम्बिनेशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन लगा दोगे रिपीटेशन हो जाएगी, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, बात खत्म। यानी ये जो योर आप लगा रखें ये नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, कमेंट में लिख के बताना, इसकी जगह क्या आएगा, योर्स आएगा, यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन। बात खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी whom autobiography impressed you so much। अब क्वेश्चन के अंदर बहुत जबरदस्त बात है। आपको याद होगा मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन कब क्या यूज करना होता है। मैंने आपको बताया था कि जब प्यारे साथी आपको, सीधे सीधे मेरी बात समझना, मैं कुछ यहां पे और कोई पॉइंट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। मैंने कहा था दैट की तो कोई बात ही ना करो, ये तो सभी के साथ आता है, दैट तो आपका सभी के साथ आ जाता है। लेकिन आप हु का यूज कब करते हैं, जब किसी पर्सन की बात करनी होती है, सब्जेक्ट में बात करनी हो हु, और ऑब्जेक्टिव केस में बात करनी हो तो फिर हु। फिर मैंने आपको बताया था जब आपको किसी थिंग की बात करनी होती है, या किसी जानवर की बात करनी होती है, किसी पक्षी की बात करनी होती है, या कोई नॉर्मल स्टेटमेंट की बात हो रही होती है उसके अंदर, तो उस केस में आप जो है वो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी वहां हम विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बताना चाहूंगा, एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, चूंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, एडजेक्टिव की फॉर्म में होता है, तो यहां पे एक चीज और भी यूज की जाती है, हुज। ऐसा नहीं कि ये प्रोनाउन का काम कर नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन यहां पर जब भी हम इसका यूज करेंगे तो ये अपने आप में ना रिलेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है ना मेरे प्यारे साथी। लेकिन जब आप इसको यूज करोगे तो याद रखना, जब भी आप हुज लगा रहे होगे तो 100% आपका अगले वाली क्लाउज में कोई ना कोई नाउन इसके तुरंत बाद जरूर मौजूद होगा, ये बात आप ध्यान रखना। हुज का आप यूज तभी कर पाएंगे जब आगे कोई ना कोई आपको नाउन दे रखा होगा और उसके बारे में आपको बताना होगा कि ये किसका है। हुज का मीनिंग आप यहां पे लिख लो, इसका मीनिंग होता है किसका, किसका या फिर किसकी। ठीक है, किसकी या फिर किसका, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं
कह रहे व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी, भाई उस स्वामी का क्या नाम है जिसकी ऑटोबायोग्राफी ने आपको इतना ज्यादा इंप्रेस किया, ठीक है, जिसकी ऑटोबायोग्राफी। तो ये अगर आप इसको एक तरीके से अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव में ये इसका मीनिंग करेगा, लेकिन जब ये रिलेटिव रूप में यूज हो रहा होगा तो ये जिसका या जिसकी का मीनिंग करेगा। भाई ये मीनिंग बस इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्चे कई बार मीनिंग भी पूछने लगते हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो ये जिसका या फिर जिसकी का मीनिंग करेगा जब इसको रिलेटिव के रूप में हम यूज कर रहे होंगे, रिलेटिव की तरीके से यूज कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आपको सिर्फ पता है कितनी बात ध्यान रखनी है इसमें, केवल आपको बस इतना याद रखना है, हुज का यूज रिलेटिव के रूप में तभी होगा जब उसके ठीक बाद कोई ना कोई नाउन दे रखा, उसके ठीक बाद देखना है आपको। तो अब आप यहां पे देख के मुझे बताओ, क्या यहां पे हुम लगा रखा है आपने, हुम के तुरंत बाद कोई नाउन दे रखा है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। अब आप ये समझो कि अगर आप हुम देख रखे हो यहां पे, तो ये अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, और यहां पे ये सब्जेक्ट दे ही रखा है। लेकिन आप एक बात समझो, क्या आप फिर भी हुम यूज कर पाओगे? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी। क्यों यूज नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां पे ऑटोबायोग्राफी एक नाउन दे रखा है, ठीक है। अगर ये नाउन दे रखा है तो मैं यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास नाउन मौजूद है, यानी ये मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो भी बनना होगा ये मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मुझे इसकी पोजीशन बतानी है, इस नाउन के लिए मुझे कोई ना कोई ऐसा वर्ड चाहिए जो पोजीशन दिखा सके कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है या किसका ऑटोबायोग्राफी है या किसकी, मेरे भाई जिसकी ऑटोबायोग्राफी, मतलब मुझे पोजीशन चाहिए यहाँ पे। और पोजीशन के लिए मैंने क्या कहा था कि भाई जब इस साइड आपको कोई नाउन दे दिया तो उसको दिखाने के लिए यहां फिर रिलेटिव के रूप में आप क्या यूज करोगे, हुज यूज करोगे, ठीक है। अब ये हुज ऑटोबायोग्राफी जो है वो इस स्वामी जी को पूरी तरीके से क्या करने लगेगा, रिलेट करने लगेगा भाई। तो यहां पे हुज लगाएंगे आप, ना कि हु। हुम लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा, हु लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा। विच लगाने का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे साथी, क्योंकि आप स्वामी जी की ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं और स्वामी जी एक पर्सन, तो हुज ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथी। किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? ये रही गड़बड़, ए वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो एक प्यारा सा, जितनी सी मैंने बात बताई है अगर उतनी बात आप ध्यान रख लोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका जल्दी, ठीक है। बस आपको उतनी ही बात ध्यान रखनी है, बाकी जितनी भी नॉलेज आपको देनी थी इस क्वेश्चन में वो मैं दे चुका हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द गैरेज, मतलब ये वो एल्बम है जो मैंने गैरेज में पाई थी। अब सबसे पहले आप मेरी बात समझो, दिस इज द एल्बम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या ये एल्बम कोई पर्सन है, कोई महिला या कोई पुरुष आपको लग रहा है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, एल्बम तो कोई चीज हो गई, यानी थिंग हो गई। और मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब पर्सन की बात होगी तब आप रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे, अदरवाइज अगर किसी थिंग की बात हो रही होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। तो यहां पर गलती हो गई, आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगा के दे रखा है, हु लगा के दे रखा है। तो मेरे प्यारे साथी हु तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि पर्सन की बात नहीं हो रही है। तो यहां पे या तो आप लगाएंगे विच, रिलेटिव प्रोनाउन या तो विच लगाएंगे या फिर आप दैट लगाएंगे। अब प्रायोरिटी का खेल चलता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, आ दोनों सकते हैं लेकिन प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे, विच को। लेकिन अगर विच वाले ऑप्शन में एग्जामिनर ने कोई और गलती करा के दे दी तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, फिर यही राइट बनेगा। लेकिन प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे, पहले इस वाले को, ठीक है, इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, विच होगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। विच को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ध्यान आ जाए, ठीक है। बी पार्ट में क्या है, आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 49 है। अब इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको एक बहुत प्यारी बात समझाऊंगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार, मतलब प्रत्येक पिक्चर को साइन किया गया फुटबॉल स्टार के द्वारा, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं कि क्या आपको समझना है। मेरे प्यारे साथी, दो टर्म होती हैं आपकी, ध्यान से समझिएगा। एक तो टर्म होती है आपकी ईच और एक टर्म होती है आपकी एवरी। दोनों टर्म के बारे में बहुत अच्छे से सारी बातें समझेंगे। कितनी टर्म होती है आपकी, दो टर्म, एक होती है आपकी ईच और एक होती है आपकी एवरी। सबसे पहले दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने का प्रयास करेंगे। देखो एवरी जो होता है ये आपका केवल एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकता है।
एडजेक्टिव या आप इसे डिटर्मिनर कह सकते हो, आपका मन है। तो ये जो होता है ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है। और जो ये ईच होता है इसकी खास बात ये होती है कि ये आपका एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है और ये मेरे प्यारे साथी आपका प्रोनाउन का भी काम कर लेता है, यानी ये दोनों का काम कर लेगा। और एवरी आपका केवल केवल किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। यानी आप इसको कभी भी एज अ प्रोनाउन यूज नहीं कर पाएंगे। आप इसको एज अ प्रोनाउन कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। मैं इस पे क्रॉस मार रहा हूं, आप एवरी को कभी भी एज अ प्रोनाउन यूज नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी और सुनिएगा इनके बारे में, वो क्या है जी? वो ये है कि जो आपका ईच और जो आपका एवरी है ये आपके सिंगल इन नेचर होते हैं। सिंगुलर मतलब सिंगुलर। इनको जब आप यूज करेंगे और आपको सेंटेंस में कोई वर्ब या नाउन इनसे रिलेटेड लगाने की जरूरत पड़ेगी तो वो सारा का सारा कैसा आएगा? सिंगुलर। यानी सिंगुलर ही नाउन और सिंगुलर ही वर्ब, दोनों की दोनों चीजें कैसी आएंगी? सिंगुलर आएंगी। समझ में आ गई बात? ये सारी की सारी वो बातें बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप एक बात और समझिएगा, सारी जानकारी हो गई ईच और एवरी के बारे में, बस इतना ही सा डिफरेंस है, बाकी मीनिंग सेम ही करते हैं दोनों। ईच का भी मीनिंग प्रत्येक के सेंस में आता है, एवरी का मीनिंग भी प्रत्येक के सेंस में आता है। लेकिन यहां पे जो समझने वाली बात यह है वो ये है कि कई बार एग्जामिनर इन दोनों में गड़बड़ करा देता है। मतलब देखो, अगर मेरे को किसी जगह पे एडजेक्टिव चाहिए और प्रत्येक का मीनिंग करना है तो मैं ईच और एवरी दोनों में से किसी को भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा ईच भी एडजेक्टिव का काम कर लेता है और एवरी भी एडजेक्टिव का काम कर लेता है। लेकिन अगर आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़ी तो मेरे प्यारे साथी आप केवल केवल ईच का यूज करेंगे, क्योंकि यही है केवल जो प्रोनाउन का काम कर सकता है। अगर एग्जामिनर ने एवरी लगा के दे दिया तो वो गलत हो जाएगा और एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से बनाता है। समझ में आ गई बात? एवरी लगा के देगा और वो गलत कर देगा, क्योंकि भाई एवरी प्रोनाउन की तरह काम करता ही नहीं है। तो इन चीज पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ईच और एवरी पे कभी क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा, बात खत्म। इतनी चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो ना, इसी पे तो क्वेश्चन बना हुआ है। देखो यहाँ पे ईच दे रखा है तो आप जानते हो कि ईच या तो एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा। अब अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए था, नहीं दे रखा, डायरेक्ट प्रेपो दे रखी और उसके बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट दे रखा है। मतलब सिंपल है कि यहां पे जो ये ईच दे रखा है ये एक प्रोनाउन है। क्या है मेरे प्यारे साथी? ये एक प्रोनाउन है। और वो भी कैसा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सारे के सारे पढ़ा रखे हैं आपको बहुत अच्छे से। अब अगर ये प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट बन रहा होगा, और मैंने अभी बताया कि आपका जो ईच होता है वो कैसा होता है नेचर में, तो आप कहेंगे भैया जी ये तो सिंगुलर होता है। और सिंगुलर होता है और जब ये आपका सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है इसके अकॉर्डिंग जो आने वाली वर्ब होगी, ध्यान से मेरी बात समझना, इसके अकॉर्डिंग जो ये आने वाली वर्ब होगी क्या ये सिंगुलर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन है ऑफ और ये द पिक्चर्स इसका ऑब्जेक्ट है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो पास में वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट वर्ब लगा दोगे आप। भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो यहां पे जो ये वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, यानी हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे साथी? हैज आएगा। ठीक है, यानी ए पार्ट में क्या है? आंसर है। ए पार्ट में आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको कंपाउंड प्रोनाउन की सारी जानकारी दे दूंगा। हालांकि मैं पिछली क्लासेस में बता भी चुका हूं, बट यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि कंपाउंड नाउन के बारे में, मतलब कंपाउंड प्रोनाउन के बारे में सारी जानकारी जो भी होगी सारी बता देंगे। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है एवरीवन आर वेल इक्विपाइड विद हिज ओन वेपन। सबसे पहली बात आप ये समझना, जो आपके कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं, मैंने आपको बताया था कंपाउंड प्रोनाउन बनाने के लिए आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन की जरूरत पड़ती है। एडजेक्टिव प्लस नाउन को जब आप जोड़ते हैं तो आपका जो तैयार होता है वो कंपाउंड प्रोनाउन तैयार होता है। ठीक है ना? सीपी कॉस्ट प्राइस मत समझना, मैथ में लेके मत जाना। सीपी का मतलब है कंपाउंड प्रोनाउन। ठीक है, शॉर्ट में इसलिए लिखता हूँ मेरे भाई, मेरे को ना फिंगर से लिखना पड़ता है, फिंगर से। तो फिंगर आज क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपने नेल्स वगैरह कट किए थे तो इस वजह से मैं प्रॉपर लिख नहीं पा रहा हूँ इस पर, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और बाकी मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि इक्विपमेंट्स जो हैं वो बना लूँ अपने, ठीक है, ताकि मैं बढ़िया तरीके से अच्छे से लिख पाऊँ। मेरी राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है जितनी इस पे आती है। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से मेरे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद हो तो मैं काम अच्छे से कर सकता हूँ और भी अच्छे से लिख सकता हूँ।
बट कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम चीज़ें जो हैं अरेंज कर लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन में आप समझिएगा, मैंने कहा कि एडजेक्टिव प्लस नाउन को जब आप यूज़ करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, कंपाउंड प्रोनाउन बन जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ फिक्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया था एवरी के साथ बनेगा, यानी एडजेक्टिव के रूप में जब आप एवरी का यूज़ करें, एनी का यूज़ करें, ठीक है। ऐसी मैं बात करूं अगर आप सम का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो एवरी हो गया, एनी हो गया, सम हो गया, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और अगर मैं बात करूं तो एवरी का हो गया, ठीक है, और एनी का भी हो गया, सम का भी हो गया। तो ऐसे ही बस ये 3-4 होते हैं, इनको आपको देखना है, इन्हीं जेई आपको लौट फिर के दिखते रहेंगे। अब इनके बाद जो नाउन लगते हैं, ऐसा नहीं कोई भी नाउन लगा के बना लोगे ना, नाउन भी फिक्स हैं। नाउन भी इनके बाद आने वाले फिक्स हैं। कौन कौन से आ सकते हैं जी, देखो, एक तो बन आ सकता है, एक बडी आ सकता है, सभी के साथ, तीनों के साथ। ऐसा नहीं कि मैं एक लिख रहा हूं दोनों तीनों के अंदर, तो मतलब इनके साथ और नहीं आ सकते भाई, ये तीनों ही आ सकते हैं किसी के साथ भी। इन तीनों के साथ में कोई भी, तीनों में से कोई सा भी नाउन दिख सकता है आपको, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि कंपाउंड प्रोनाउन बनते कैसे हैं। तो मैंने कहा आपके ये एडजेक्टिव एवरी हो गया, एनी हो गया, सम हो गया, ये चीजें यूज होती हैं। और नाउन के रूप में या तो बन यूज होगा, या बडी यूज होगा, या मेरे प्यारे साथी आपका थिंग यूज होगा। क्या यूज होगा, थिंग, ठीक है, थिंग यूज होगा ये चीज। अब आप समझना मैं यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं समझाने जा रहा हूं आपको, उसको समझना ध्यान से। यहां पे जो हमने ये कंपाउंड प्रोनाउन बनाए हैं, एग्जामिनर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड बनाता है, वो बनाता है इनका क्या करने से भाई, कि इनसे रिलेटेड वर्ब लगवाने से, कि वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं, जितने भी आपके कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर इन नेचर। यानी ये सारे के सारे कंपाउंड प्रोनाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर इन नेचर होते हैं। यानी इन सभी के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा मामला, ठीक है। तो आपको क्या बात याद रखनी है, सबसे पहला, कंपाउंड प्रोनाउन कभी भी यूज होगा तो वो एज अ सिंगुलर काम करता है। वो नेचर में कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अच्छा, अब एक तरीके का क्वेश्चन कंपाउंड प्रोनाउन से और बनता है, वो होता है पोजीशन लगाने से। तो आप याद रखना, कंपाउंड प्रोनाउन की कभी भी पोजीशन दिखानी होगी तो उसकी पोजीशन दिखाने के लिए आप हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करेंगे। कभी भी पोजीशन दिखाने की जरूरत होगी, आप किसका यूज करेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, आप देखना ध्यान से। अभी कौन कौन से किसके लिए लगाते हैं, तो मैंने आपको कल भी बताया था, जो आपके ये बड़ी वाले होते हैं प्रोनाउन, जो बड़ी वाले कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं, इनकी पोजीशन दिखाने के लिए आप ही या फिर सी, हालांकि सबसे ज़्यादा तो ही वाला ही को प्रायोरिटी पे रखोगे। अगर ही वाला नहीं दे रखा है तो फिर सी वाले को जाना, लेकिन प्रायोरिटी किस पे रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी इस पे, प्रायोरिटी किस पे रहेगी, ही पे प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। अच्छा, बड़ी वाला हो गया, तो बड़ी वाले के लिए ही और सी वाली पोजीशन दिखाते हैं, कल की क्लास में भी बताया था। और जो बन वाले होते हैं आपके, बन वाले और मेरे भाई आपके जो एक तरीके से मैंने कहा था बन वाले और आपके थिंग वाले, इनकी पोजीशन दिखाने के लिए जनरल सेंस में अगर आप देखेंगे तो इट से इनकी पोजीशन दिखाई जाती है। लेकिन मैंने कहा बन वाले जो होते हैं ये पूरी तरीके से स्पेसिफाई नहीं होते हैं कि ये कौन है, यानी इसमें पता नहीं चलता कि हम पर्सन की बात कर रहे हैं या किसी चीज की बात कर रहे हैं। मतलब इसमें यह पता नहीं चलता कि हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं या किसी चीज की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई नहीं हो पाता। तो अगर आपको सेंटेंस के अंदर कोई हिंट मिल रही है जिससे पता चल रहा है कि ये स्पेसिफाई है कि वो कोई पर्सन ही है, तब आप पोजीशन दिखाने के लिए इट का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, ही या सी वाली पोजीशन यूज करेंगे। लेकिन अगर थिंग का आपको बिल्कुल डेफिनेट पता चल रहा है कि भाई वो संबंध थिंग के ही लिए आया है किसी, तो उस केस में आप इट वाली पोजीशन यूज करेंगे। बाकी जनरल सेंस में तो आप जानते ही हैं कि इट वाली पोजीशन आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे साथी, कल वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। अब देखो सीधे सीधे कंपाउंड प्रोनाउन पे बेस्ड इससे हटके प्रश्न आपसे नहीं बनेगा कभी भी। अब आप इसमें देख के बताओ, एवरीवन, अभी क्या बताया था, कंपाउंड प्रोनाउन
चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे सब्जेक्ट में यूज हो चाहे प्लूरल में यूज हो, सब्जेक्ट में यूज हो चाहे आपका ऑब्जेक्ट में यूज हो, वो कैसा होता है हमेशा इन नेचर। तो आप कहेंगे इन नेचर वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो भाई यहाँ तो ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे जो आर लगा रखा है ये गलत है, इसकी जगह पे क्या आएगा, इज आएगा। तो किस पार्ट में गड़बड़ है भाई, डी वाले पार्ट में। डी वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है थॉमस इज अ बर्ड ऑफ इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। अब सबसे पहले जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा भाई। थॉमस की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि वो मैन ऑफ वर्ड है। मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपना वादा निभाए, ठीक है ना, जो अपने प्रॉमिस को क्या करे, पूरा करे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या ये ठीक लगाया हुआ है? आप देखो, अभी मैंने आपको बताया था जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन चेक करना हो कि वो ठीक है या नहीं, तो आप उसके साथ वाली क्लाउज को भी चेक किया करो। देखो यहाँ पे आपको हु लगा रखा है, अब आप ये देखो यहाँ पे हैव बीन पेइंग, ये वर्ब वाला पार्ट है। उसके बाद क्या बैक पे किया उसने, मतलब क्या वापस कर दिया था, कम, जो एक तरीके से उसने उधार पैसा लिया था वो। यानी इस वर्ब के पास इसका ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, इस वर्ब के पास इसका ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन वाली जो क्लाउज है, इसमें कमी किस चीज की है? तो आप कहेंगे भैया जी सब्जेक्ट की इसमें कमी है। और अगर सब्जेक्ट की कमी है तो इसका मतलब ये है, ये जो थॉमस है, ये जो थॉमस है वो इस वाली आपकी स्टेटमेंट के लिए, यानी इस वाली क्लाउज के लिए किसका काम करेगा, एंटीसीडेंट का काम करेगा। यानी सब्जेक्ट रिलेट करेगा ना, ये इधर आके, ये एंटीसीडेंट ही तो है इसके लिए, हु के लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, थॉमस की बात कर रहे हैं। ये तो थॉमस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको मत कंसीडर करने लगना कि भाई वो अ मैन ऑफ वर्ड है, नहीं, इसको कंसीडर नहीं करना है। हम यहाँ पे हु जो रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं वो किसे रिलेट करने के लिए आ रहा है पता है, वो इस थॉमस को रिलेट करने के लिए आ रहा है। तो थॉमस एक व्यक्ति है जो कि अपने वादे को निभाने वाला व्यक्ति है। उसने जितना भी पैसा उधार लिया था इंस्टॉलमेंट में वापस कर दिया। तो मेरे प्यारे साथी, थॉमस को जब हम इस वाली क्लाउज में रिलेट करेंगे तो हम जानते हैं ये एक व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो मेरे प्यारे साथी किसी भी चीज का नाम होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे आपने जो ये हैव लगा रखा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई हैव तो प्लूरल वर्ब होती है और प्लूरल वर्ब के लिए प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। बट लेकिन ये जो एंटीसीडेंट है ये रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से इस क्लाउज का सब्जेक्ट भी बन गया, तो लेकिन ये तो सिंगुलर है, तो इसी वजह से वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको कर सकते थे। अच्छा, अगर एग्जामिनर को और गलती बनानी होती तो वो ये भी कर सकता था कि यहाँ पे हु काट के इसकी जगह पे विच रख देता। अगर विच रख देता गलती तब भी हो जाती, लेकिन बच्चे कई फंस जाते इस वजह से, वो देखते यार इससे पहले तो बर्ड दे रखा है, बर्ड दे रखा है, तो मेरे प्यारे साथी ये विच बर्ड को रिलेट कर लेगा, तो इस वजह से गलत कर देते बच्चे। लेकिन फिलहाल अभी आपके लिए इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनाया गया ये, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। ठीक है, लेकिन अगर विच लगाता एग्जामिनर तो बच्चे फंस जाते। लेकिन थॉमस की बात हो रही है तो इसी वजह से बात खत्म, सीधे सीधे रिलेट करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52, करिए इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है नो मैटर व्हाट दैट द मदर डिड द बेबी डिडंट स्टॉप क्राइंग। कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता कि माताजी ने क्या किया है, बच्चा चुप नहीं रहा है, रोए लेकर रहा है लगातार। तो आप इस क्वेश्चन में मुझे बताइए कि क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। देखो सबसे पहले एक मजेदार बात बताऊं, इस क्वेश्चन में बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट? आप देखो इसके अंदर आपको दो रिलेटिव प्रोनाउन नजर आ रहे होंगे एक साथ, क्योंकि स्टेटिव आपकी स्टेटमेंट कैसी है, असर्टिव है। तो ये तो बात तय है कि इसमें कहीं ना कहीं तो जिक्र हुआ होगा रिलेटिव प्रोनाउन का। अब देखो ये व्हाट और दैट दोनों के दोनों क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी दोनों के दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है। दोनों के दोनों क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब अगर ये दोनों के दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है तो किसी ना किसी चीज को तो रिलेट करेंगे। तो याद रखना ये रिलेट किसे कर रहे हैं, नो मैटर। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर के साथ, यानी कि ये किसी ना किसी चीज को तो रिलेट कर रहे हैं यहां पे, बट लेकिन वो चीज हमें पता नहीं चल रही है कि किस चीज को रिलेट करने की बात हो रही है। बस एक हिंट मिल रहा है कि कोई ना कोई चीज तो है जिसकी यहां पे बात हो रही है। तो यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दो रिलेटिव प्रोनाउन क्या एक साथ आ सकते हैं किसी क्लाउज के अंदर?
दो रिलेटिव प्रोनाउन क्या एक ही क्लाउज के अंदर आ सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी गलती तो हमें मिल गई। अब पेपर में गलती मिलते ही ना तुरंत सीधा ए वाला ऑप्शन लगाना था और आपको आगे निकल जाना था। इससे ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना था आपको। अब बात समझो एज अ टीचर मैं आपको यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो कई सारे बच्चों के माइंड में पता है इस क्वेश्चन को देखते ही क्या आया होगा, उन्होंने गलती पकड़ी होगी, सेकंडों में आंसर लगाया होगा, निकल गए होंगे। कुछ बच्चे बेचारे थोड़े से दिमाग लगाए होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि भाई यहां पे व्हाट को गलत कर देते हैं, आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कई बच्चों ने दैट को काटा होगा और आंसर ए वाला ऑप्शन लगा दिया होगा। यानी दोनों ही टाइप के बच्चे यहां पे होंगे। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चे यहां पे दैट लगा रहे होंगे यानी कि मतलब वो ये सोच रहे होंगे कि व्हाट तो गलत है, दैट लगा देंगे ठीक हो जाएगा। बट याद रखना जो बच्चे यहां पे दैट लगाने की सोच रहे होंगे वो सरासर गलत हो जाएंगे। आपको व्हाट और दैट ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने डिफरेंस बताया था, क्या याद है या भूल गए? कल की क्लास में ही बताया था। व्हाट और दैट रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस, क्या डिफरेंस बताया था? तो मैंने कहा था व्हाट तब आएगा जब आपके पास आपका एंटीसीडेंट गिवन ही ना हो। ये रिलेटिव प्रोनाउन तब आप यूज करते हैं जब आपका इससे पहले कोई एंटीसीडेंट गिवन ही ना हो। और दैट का यूज आप तब करते हैं जब इससे पहले आपका एंटीसीडेंट गिवन हो। और इसी को याद करने का मैंने एक दूसरा तरीका भी बताया था मेरे प्यारे साथी। व्हाट का रिलेटिव प्रोनाउन का यूज आप तब करते हैं जब आपकी सेंस कैसी हो, हिडन। हिडन सेंस यानी आप जिस चीज की बात कर रहे हो उसके बारे में कुछ ना पता चल रहा हो, बस कोई ना कोई चीज है लेकिन क्या है वो पता नहीं चल रहा। तो हिडन सेंस में भी आप रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज करते हैं। और जब सेंस आपके पास एपरेंट होती है कि हाँ भाई हम तो इसी चीज की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे याद करने के, एक तो ये वाला तरीका और एक ये वाला तरीका। अब आपके ऊपर है कि आप दोनों में से किससे याद रख पाएंगे। अगर आपको एंटीसीडेंट नहीं दे रखा तब आप रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज करेंगे, और अगर आपको एंटीसीडेंट दे रखा है तो उस केस में आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। अब आप जरा मुझे बताओ क्या यहां पे नो मैटर के अलावा कोई और चीज दे रखी है क्या? यहां पे पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस चीज की बात कर रहा है। कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माता जी ने क्या किया है, क्या किया है नहीं पता चल रहा। यहां पे कुछ चीज दे रखी है कि ये किया है, पता ही नहीं है। तो यहां पे हिडन सेंस है, या यूं कह लीजिए कि यहां पे एंटीसीडेंट दिया ही नहीं है। और जब एंटीसीडेंट नहीं दिया है तो मेरे प्यारे साथी अगर मैंने दैट लगा भी दिया तो ये किससे रिलेट करेगा? किसी को भी नहीं। तो फिर तो बात गलत हो जाएगी इसकी। तो इसी वजह से जो हमारा आंसर आएगा, जो बच्चे यहां दैट लगा रहे होंगे वो तो बिल्कुल गलत हो गए होंगे। आंसर यहां पे दैट नहीं आएगा, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ेंगे तब बात बनेगी सही। अब इस क्वेश्चन के अंदर समय क्यों लिया? क्योंकि इतना जबरदस्त पॉइंट ये था, अगर आपको ये ध्यान नहीं होगा एग्जाम में तो मेरे प्यारे साथी एरर वाले क्वेश्चन में तो आप बच के निकल गए, लेकिन इंप्रूवमेंट वाले में आपको फंसा देता। समझ रहे हो ना? इंप्रूवमेंट वाले में फंस जाते, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन में थोड़ा समय लिया। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 53 करिए जरा इसका आंसर। कह रहा है देयर आर सम मेंबर्स हु हैवंट पेड हिज सब्सक्रिप्शन येट। बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं देयर आर सम मेंबर्स। अब यहां पे देयर मैंने आपको बताया था कि ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है और एडवर्ब भी होता है। यहां पे फिलहाल ये रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ये एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, ये इस चीज को क्या कर रहा है, यहां पे रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। इसीलिए सम मेंबर्स के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो यहां पे कैसी आ रखी है? प्लूरल आ रखी है। ठीक है भाई। अब यहां पे फिर आपको ये दे रखा है हु। अब जानते हो हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो ये अपने ठीक पहले वाले वर्ड को क्या करता है? रिलेट करता है। ठीक पहले वाली चीज जिसकी बात हो रही होगी उसको रिलेट करेगा। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये किसे रिलेट करेगा? मेंबर्स को। मेंबर्स क्या कोई पर्सन होंगे? जी बिल्कुल भाई, मेंबर्स का मतलब है सदस्य, और सदस्य कौन होते हैं? लोग होते हैं। तो यानी कि यहां पर हम लोग पर्सन की बात कर रहे हैं, और पर्सन की बात जब भी होगी तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आता है? हु वाला आता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन तो ठीक लगा रखा है, लेकिन क्या यहां पे हुम आ सकता है? हु की जगह पे क्या हुम की तो जरूरत नहीं है, ये भी देख लो। तो भाई आप देखो, आपको यहां पे वर्ब दे रखी है, ये वर्ब वाला पार्ट दे रखा है, और ये हिज सब्सक्रिप्शन यानी कि आपको ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। यानी आपको वर्ब भी दे रखी है, ऑब्जेक्ट भी दे रखी है। कमी किस चीज की है? सब्जेक्ट की, यानी हुम की जरूरत नहीं है।
तो हु यहाँ एकदम परफेक्ट है, लेकिन गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हो गई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने कहा था जैसे ही आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो मेरे प्यारे साथी ये जो इसके ठीक पहले वाला जो ये एंटीसीडेंट है वो इस आगे वाली यानी रिलेटिव प्रोनाउन वाली जो क्लाउज होगी उसके लिए सब्जेक्ट का काम करने लग जाएगा। और जब ये सब्जेक्ट का काम करने लग जाएगा तो आगे आपकी जो स्टेटमेंट जो क्लाउज है उसमें चाहे वर्ब लगानी हो चाहे पोजीशन लगानी हो, दोनों को दोनों इसी के अकॉर्डिंग आनी है। तो मेरे प्यारे साथी जब आपने वर्ब इसके अकॉर्डिंग प्लूरल लगा दी तो क्या पोजीशन आपको प्लूरल नहीं लगानी थी? तो आप कहेंगे अरे भैया जी बात तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पोजीशन गलत लगा रखी है, हिज नहीं आएगा देयर आएगा। और देयर भी कौन सा वाला? ये वाला देयर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव या डेटरमिनर होता है, जो भी आप कह ले। तो यहाँ सी वाले पार्ट में क्या है? गलती है, सी वाले पार्ट में यहाँ पे गलती है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। करिए जरा इसका आंसर। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके के क्वेश्चन मैं प्रोनाउन चैप्टर पे बेस्ड करा रहा हूँ आप ये मान के चलिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कोई तरीके का क्वेश्चन आपसे अलग नहीं बनेगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई। फिर से वही गलती। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बहुत करा चुका हूं। आप मुझे बताइए मैं गलती कहाँ है, तो आप तुरंत बताएंगे भैया यहाँ गलती है ए पार्ट में। अब आप कहेंगे कैसे हो गई, लो बताते हैं। आप मुझे बताओ क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया हुआ है कि ये जो आई होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव, ध्यान रखना आई जो होता है आपका, इसका अगर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, क्या चाहिए? पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो वो माई होता है। और अगर आपको पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए तो वो क्या होता है? माइन होता है, ठीक है, माइन होता है। अब दोनों में से जिस चीज की जरूरत हो आप उस चीज को लगा दिया करो। अब यहां पे देखो द सीट विच यू आर सिटिंग इज माई। अब यहां पे अगर हम बात करें, अगर मैंने यहां पे सीट दोबारा से यूज कर दिया तो क्या ये चीज अपने आप में कैसी हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया जी फिर वो रिपीटेशन वाली बात आ जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में एक ही सेंटेंस है पूरा का पूरा। तो अगर मैंने दोबारा से सीट वर्ड यूज कर दिया तो सीट और सीट की यहां पे क्या हो जाएगी? रिपीटेशन हो जाएगी। तो मेरे को तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी? माई सीट लगाने की बजाय हम माइन लगा देंगे, जो कि बराबर हो जाएगा किसके? माई सीट के। ये बराबर किसके हो जाएगा? माई सीट के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? माई नहीं लगाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि माई लगाओगे तो भाई इसके बाद मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव एडजेक्टिव और डेटरमिनर के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन तुरंत आता है भाई। तो नाउन तो यहाँ नहीं दे रखा, तो गलती हो गई, बात खत्म। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके का है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर। फिर से वही बात, हर अपने आप में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और अगर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद 100% कोई ना कोई नाउन होना चाहिए था, बट एग्जामिनर ने नाउन तो नहीं लगाया। नाउन नहीं लगाया तो बस हो गई गलती, यानी कहाँ है? डी पार्ट में गलती है। अब इस पे क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पूरा बता चुका हूं, इसी वजह से मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं इसका डी ऑप्शन। लेकिन यहां पे अब आंसर में क्या करें भाई? हमें यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव तो चाहिए ही नहीं। अगर ये ठीक होता तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन आता, हर स्मॉल कैफे बोलते या हर कैफे बोलते। लेकिन आप समझो द स्मॉल कैफे एट द एंड रोड इज हर, तो हर कैफे बोलना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन कैफे बोलोगे तो फिर से भाई नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम सीधे सीधे क्या लगा देंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन। और वो हर का क्या होता है? हर्ष होता है। ये लिस्ट सब लिखा रखी है मैंने आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है सी हैज बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। भाई साहब बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत ही बार, यानी पहली क्लास में भी कराया था और दूसरी क्लास में भी कराया था और आज की क्लास में भी आ गया। क्या ये डिफरेंस आपको याद है? अच्छे से बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है दोनों में डिफरेंस। क्या ये डिफरेंस आपको याद है? तो आप कहेंगे अरे भैया जी कितनी बार बताओगे, बहुत अच्छे से पता है। आपने कहा था ये वाला जो होता है ये प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब का। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इट इज हो सकता है, ठीक है, इट वॉज हो सकता है, और अगर हम बात करें तो इट हैज हो सकता है। ये इनका कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये जो होता है आपका, इसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है भाई। ये आपका सीधे सीधे क्या होता है? पॉजिटिव,
एडजेक्टिव, या आप इसको डेटर्मिनर भी कह सकते हैं। तुम्हें पता है ये बार बार मुझे ये बात क्यों कहनी पड़ती है, या इसको डेटर्मिनर भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये दोनों ही चीज़ें आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इसको डेटर्मिनर बोल दूंगा, एडजेक्टिव भी बोल दूंगा कभी कभी, फिर आप कहोगे हैं भैया जी एक चीज़ आप कभी बोलते हो एक चीज़ कभी बोलते हो, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैं दोनों ही वर्ड यूज़ करते हुए चलता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। फिलहाल अगर मैं आपको बात बताऊँ तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ गलती है, ये वाला इट्स नहीं आएगा भाई, ये वाला इट्स नहीं आएगा जो यहाँ पे ये लगाया हुआ है, ये वाला ये गलत है। इसकी जगह पे कौन सा वाला इट्स लगाएंगे भाई, ये वाला इट्स लगाएंगे, ये वाला इट्स यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस वाले इट्स की जगह ये वाला आएगा। समझ में आ गई ना, बाकी तो पूरा जानते ही हो आप अच्छे से। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड देयर चैटर, चैटर का मतलब होता है बातचीत, एज सून एज देम नोटिस्ड द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो चीज दे रखी है द स्टूडेंट स्टॉप्ड देयर चैटर, ये अपने आप में एक अलग क्लाउज है। एज सून एज कंजंक्शन वाली बात है, फिर उसके बाद में यहां पे एक नई क्लाउज इसके बाद शुरू हुई है, ठीक है। ये कंजंक्शन वाला पार्ट है आपका, और इसके बाद ये एक नई क्लाउज शुरू हुई है। तो दो क्लाउजेस दे रखी हैं, लेकिन आप नोटिस करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि एक क्लाउज तभी बनेगी जब उसके अंदर दो चीजें अवश्य रूप से मौजूद हों, वो है सब्जेक्ट और वो है एक है वर्ब। यानी ये दो चीजें जब मौजूद होंगी तभी आपकी वो क्लाउज बनेगी, अदरवाइज क्लाउज मानी ही नहीं जाएगी। तो आप जरा मुझे बताओ, इसमें देखो ये सब्जेक्ट दे रखा है, ये वर्ब दे रखी है, और ये उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब मिल गए तो हम तुरंत कह देंगे कि भैया जी ये अपने आप में क्या है, एक क्लाउज है। आगे आ जाओ, अब इसमें देखो फिर एज सून एज ये कंजंक्शन है तो ये कंजंक्शन वाली क्लाउज हो गई, लेकिन इसमें जब आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो देम दे रखा है ये क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा कि ये जो देम दे रखा है वो क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो प्यारे साथी ये ऑब्जेक्ट हो गया, नोटिस्ड आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, और द टीचर भाई किसे नोटिस किया, टीचर को नोटिस किया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या करते हुए नोटिस किया, एंटर द क्लासरूम, क्लासरूम में एंटर करते हुए, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है भाई, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल याद रखना आईएनजी वाली फॉर्म होती है, ये एंटरिंग द क्लासरूम होना चाहिए था, बट ठीक है नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, यहाँ पे गड़बड़ मान सकते हैं, लेकिन इट्स अ सिली मिस्टेक, तो हम इसे पूरी तरीके से गड़बड़ नहीं कहेंगे। जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लंडर वाली मिस्टेक है उसको कंसीडर करेंगे। एंटरिंग द क्लासरूम होना चाहिए था, बट एंटर द क्लासरूम ये थोड़ा जमेगा नहीं, क्योंकि एक ही क्लाउज के अंदर दो दो वर्ब जब आप मेंशन करते हो तो आप उसके लिए या तो पार्टिसिपल यूज करते हो, या फिर मेरे भाई आप जो यूज करते हो वो क्या होती है अपने आप में, कोई इन्फिनेटिव होता है। या तो पार्टिसिपल यूज करो या इन्फिनेटिव यूज करो, जब एक ही सेंटेंस के अंदर हमें दो वर्ब यूज करनी होती है, ठीक है ना। क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब यूज करोगे, एक नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करोगे, सिंपल सी बात है। तो क्या करते हुए, आपको एंटर करते हुए, तो टू एंटर द क्लासरूम बोल सकते थे या एंटरिंग द क्लासरूम बोल सकते थे, बट एंटर भी नहीं होगा, तो ये भी गलती है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी गलती यहाँ मौजूद है कि भाई हमने कहा अगर एक क्लाउज बन रही है तो उसको बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। अब हमारे पास वर्ब तो मौजूद है, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, लेकिन कमी किस चीज़ की है, तो आप कहेंगे भैया जी सब्जेक्ट की, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है ये जो दैम लगा रखा है ये जबरदस्ती में गलत किया गया है, इसको दैम नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, हमें तो सब्जेक्ट की नीड है। तो दैम का सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया जी दे होता है। तो नोटिस दैम ने नोटिस नहीं किया, दे ने नोटिस किया। सब्जेक्ट चाहिए ना सब्जेक्ट फॉर्म में, तो आंसर किस पार्ट में, डी वाले पार्ट में। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर करो, तब तक मैं जरा पानी पी लूं भाई। चलिए आंसर कीजिए इसका। करे ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैमिली विल ट्राई हिज लक इन द कार्ड गेम्स टूनाइट। मतलब सारे के सारे यंग बॉयज यानी लड़के और लड़कियां फैमिली में ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करेंगे, अपना लक इन द कार्ड गेम्स, कार्ड गेम्स में यानी ताश के पत्ते वगैरह खेलेंगे आज रात वो लोग और अपना लक ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, ऑल के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको नाउन चैप्टर में भी दी थी, एडजेक्टिव चैप्टर में मैं आपको दोबारा से इसके बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ।
फिलहाल मैंने आपको बताया था कि ऑल एक ऐसा डिटर्मिनर या एडजेक्टिव होता है जिसके बाद दोनों ही प्रकार के नाउन आ जाते हैं। आप चाहे काउंटेबल लगाइए चाहे अनकाउंटेबल लगाइए। तो फिलहाल जब आप काउंटेबल लगाओगे तो मैंने कहा था वो प्लूरल होना चाहिए। बॉयज प्लूरल लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है। गर्ल्स प्लूरल लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जब ये दोनों प्लूरल लगा रखे हैं तो आप मुझे बताइए ये जो इतना जो पार्ट है, ये क्या है? तो आप कहेंगे भैया ये इस स्टेटमेंट का क्या है? सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट है तो ये तो सारे के सारे प्लूरल नजर आ रहे हैं, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में क्या है? प्लूरल है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इन तो प्रेपोजिशन है, ये द फैमिली उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है। बिल आपकी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ट्राई लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था अगर आपका एक बार स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग वैसी ही वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो एक पोजीशन वाला भी हिस्सा कभी कभी ऐड हो जाता है और वो पोजीशन भी इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पोजीशन भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो पोजीशन भी कैसी आएगी प्यारे साथी? प्लूरल आएगी। अब आप जरा मुझे बताओ यहां पर आपका सब्जेक्ट कैसा है? तो आप मुझे तुरंत बता देंगे एक सेकंड में, कहेंगे अरे लो भैया जी आपका सब्जेक्ट यहाँ कैसा है? प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो पोजीशन भी कैसी आएगी? प्लूरल। लेकिन यहाँ कैसी लगा रखी है? तो आप कहेंगे सिंगुलर। हिज नहीं आएगा, देयर आएगा। तो पोजीशन गलत दे रखी है, बात खत्म। हिज लगा रखा है लेकिन आएगा क्या? देयर। ठीक है, पोजीशन गलत लगा रखी है। सी पार्ट में आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 59। पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहे द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रीबूट ऑफ एयर ट्रेवल हु हैज halted 2 months ago ड्यू टू लॉकडाउन। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रीबूट, यानी कि मतलब धीरे धीरे उसमें जो है ठीक किया जाएगा, उसको रिबूट किया जाएगा। रिबूट का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से ना रीस्टार्ट कर देना, यानी शुरू कर देना दोबारा से। अब यहाँ पे हम बात करें तो किस चीज को रिबूट करने की बात हो रही है? रिबूट करने की बात हो रही है एक प्रोसेस को, ग्रेजुअल रिबूट। किस चीज का? एयर ट्रैवल का। एयर ट्रैवल का ग्रेजुअल रिबूट। अब आप ध्यान से देखिएगा, आप मुझे बताइएगा ग्रेजुअल रिबूट की बात हो रही है किस चीज के? एयर ट्रैवल के। तो एयर ट्रैवल क्या कोई इंसान है? पर्सन है क्या कोई? मुझे बताओ क्या एयर ट्रैवल कोई पर्सन है या ये ग्रेजुअल रिबूट कोई पर्सन है क्या? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी। अब अगर ये पर्सन नहीं है, हम तो यहां किसी थिंग यानी कि चीज की बात कर रहे हैं, तो आप ये रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर्सन वाला कैसे लगाए बैठे हो? क्या ये पॉसिबल है? बताओ। आप यहां रिलेटिव प्रोनाउन जो लगाए बैठे हो वो पर्सन वाला लगाए बैठे हो, क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी गलती हो गई, रिलेटिव प्रोनाउन तो थिंग वाला आएगा, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन यहां क्या आएगा? थिंग वाला आएगा, जो कि क्या होता है? विच। तो विच भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं। फिलहाल खेल पूरा प्रायोरिटी का होता है, तो आंसर हम क्या लगाएंगे यहां पे? विच। ठीक है, तो कहां पे गड़बड़ है भाई? डी वाले पार्ट में। बाकी ठीक है सारी चीज़ें, बाकी कोई कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो 2 months एगो दे रखा है, इसमें कोई भी नाउन मेंशन नहीं है, इसी वजह से ये मंथ्स आपको दे रखा है। अगर यहाँ कोई भी नाउन और मेंशन कर दिया जाता तो 2 months नहीं करते, फिर मंथ करना पड़ता। समझ में आ गई ना? ऐसी मंथ, ईयर, डे, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी होती हैं। यहाँ पे देखो ना, ये नॉर्मल क्या दे रखा है? डिजिट दे रखी है और उसके बाद कोई नॉर्मल नाउन दे रखा है। तो ये 2 यानी कि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल तो आएगा ही इसके साथ। लेकिन अगर कोई और नाउन भी मेंशन कर दिया जाता तो ये पार्ट अपने आप में एक यूनिट के रूप में काम करने लगता और फिर इसको हमें किस में लिखना पड़ता? सिंगुलर में लिखना पड़ता भाई। फिर 2 मंथ्स नहीं करते, फिर 2 मंथ करना पड़ता। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट में हु नहीं आएगा, विच आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन बताइए और इसका आंसर कीजिए। पढ़िए क्वेश्चन। कह रहे आफ्टर अ लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड व्हाट दैट वी वांटेड। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जो मैंने आपको व्हाट और दैट में डिफरेंस बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट और दैट में जो डिफरेंस बताया था, अगर वो आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड उड़ा देंगे। कैसे? देखो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है आफ्टर अ लॉन्ग गैप, यानी बहुत लंबे गैप के बाद, वी वेंट शॉपिंग, हम शॉपिंग गए लास्ट संडे, पिछले संडे, एंड व्हाट, और खरीदा, दैट वी वांटेड, जो भी हमें चाहिए था। कुछ तो खरीदा है,
जो हमें चाहिए था, लेकिन पता नहीं चल रहा कि क्या खरीदा था। अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, या तो आप वही हिडन सेंस या एपरेंट सेंस वाली बात से करके लेकर निकल जाओ, या आप इससे करके निकल जाओ कि भाई अगर आपने ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाया है तो जाहिर सी बात है इससे पहले कोई ना कोई एंटीसीडेंट होना चाहिए, क्योंकि दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आएगा तो भाई ये एंटीसीडेंट इसको चाहिए इसका। लेकिन आप मुझे बताओ क्या यहां पर कोई एंटीसीडेंट दिया है? वॉट वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट यहां दिया है क्या? नहीं दिया। इसका मतलब यहां एंटीसीडेंट नहीं है। यहां पर मेरे प्यारे साथी आपको कोई एंटीसीडेंट नहीं दिया है। और क्या बताया था, जब आपको एंटीसीडेंट नहीं दिया जाएगा तो उस केस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? वॉट आएगा या दे आएगा? दैट आएगा। वॉट आएगा या दैट आएगा? तो आप कहेंगे अरे भैया जी आपने बताया था बहुत अच्छे से, वॉट आएगा। तो बस यही तो गड़बड़ है यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, यहाँ पे वॉट आएगा। सिंपल सी बात है, बेसिक सा क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे। ठीक है। और बाकी हिडन सेंस और एपरेंट सेंस वाली बात करनी है तो उससे भी हो जाएगा भाई। उसके लिए आप इसको ये समझना पड़ेगा कि भाई उन्होंने खरीदा तो है, कुछ तो खरीदा है लेकिन पता नहीं चल रहा। क्या यहां पे मेंशन है कि उन्होंने क्या खरीदा है? नहीं ना। तो मतलब खरीदा तो है कुछ लेकिन पता नहीं चल रहा, यानी कि सेंस कैसी है? हिडन। और अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर कि हिडन सेंस की बात होती है तब आप वॉट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हो, और जब एपरेंट सेंस की बात होती है तब आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हो। सिंपल सी बात है। एपरेंट का मतलब है कि आपको वो चीज पता है कि क्या खरीदा है या किस चीज की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया। तो आज के ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे? आशा करता हूँ बढ़िया लगे होंगे। बाकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी और मिलेंगे हम लोग आप लोगों से एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।